नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए रुक करते हैं सीधा सदन की कार्रवाई विधानसभा में चालू। वो भी हमने मंडी के अंदर से लाकर और एक नहीं 5-6 महीनों तक लगातार गरीब आदमी को देने का काम किया। श्रीमती शैली चौधरी जी, हो गया जी, जो नहीं उनका हो गया। पर क्रॉप जो मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि एमएसपी से ऊपर जो है सरसों बिकी, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी बधाई देते हैं। लेकिन जो किसानों ने अपने जो भार जिन्होंने बेची है उनको जो उन्होंने 5,000 कुछ उसके अंदर बेची प्रति क्विंटल, और आज जो है वो सरसों इसमें भार बाजार के अंदर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। तो क्या तो बढ़ते कम होते किसानों का तो नुकसान ही हुआ जी, फायदा नहीं हुआ। ये काम ज्यादा होते रहते हैं रेट। श्रीमती शैली चौधरी जी। अरे नहीं, धन्यवाद अध्यक्ष जी। हाँ जी। मैं तो डिप्टी सीएम जी से यही कहूंगी, अध्यक्ष जी मैं तो यही कहना चाहूंगी डिप्टी सीएम जी से, ये सरसों का तेल दोबारा से दे, लोगों को बहुत दिक्कत है। आज तक पैसा लोगों के अकाउंट में नहीं आया। गांव में आप जाके देखें, जब ये चीज शुरू कर दी है तो बंद क्यों की गई है? लोग यही कहते हैं क्या सरसों का तेल महंगा हो गया तो सरकार इसको देना नहीं चाहती? जब सरकार नहीं खरीद सकती, लोग कहां से खरीदेंगे आप बताएं? तो मेरी तो यही अनुरोध है कि सरसों का तेल शुरू किया जाए, पैसे नहीं मिल रहे लोगों को। मैं माननीय सदस्य से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि फैसला पार्टी में कर ले, क्योंकि पिछले सेशन में तो यही लोग थे जो यहाँ खड़े होके कानून, कृषि कानून जो है वो किसान को मार देंगे, एमएसपी खत्म हो जाएगी की बात कर। आज जब सरसों, आप सुनने की तो आदत डालिए, सरसों एमएसपी से ऊपर बिक रही है, खुद ही कह रही है कि जो 5,000 में बिकी अब 7,000 में बिक रही है। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा, जो माननीय शैली चौधरी जी विधायक ने बात रखी है, उनने कहा कि गांव का आदमी अकाउंट नहीं करे, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज आपके संज्ञान में लाता हूं कि 25,000 लोगों ने बैठ जाइए, बैठ जाइए, अकाउंट को दुरुस्त कराने का काम पिछले 1 महीने में किया, जब से मेरा परिवार हरियाणा.gov.in आया है। और मैं तो चाहूंगा, ये हमारी एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी ड्यूटी बनती है कि अगर ऐसी समस्या कहीं आ रही है तो आपके तमाम गांव में, शहर के तमाम वार्डों में सीएचसी बने हुए हैं, आप उनका जरूर ब्यौरा भी लीजिए, उनके पास जाइए और जो ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट दुरुस्त नहीं है उनके अपडेट कराइए। हमारी सरकार तुरंत ये 25,000 जो हमारे पास दुरुस्त होकर अकाउंट आए उनको ऑलरेडी पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया है। डॉक्टर किशनलाल मिड्डा जी, 1145 फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लगभग 8 महीने बस स्टैंड के उद्घाटन को हो गए, लेकिन उसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, वो शुरू नहीं हुआ। इस बात के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। सदस्य ने जो सवाल पूछा है बड़ा वाक़िफ़ जवाब है, सवाल है, और मैं बताना चाहूँगा क्योंकि पीने के पानी की पाइपलाइन का कनेक्शन बस स्टैंड तक नहीं हो पाया और उसके लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट ने लिख कर दिया है। जल्द उसका कनेक्शन हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 दिन के अंदर अंदर आपका बस स्टैंड फंक्शनिंग हो जाएगा, जैसे ही पीने के पानी का कनेक्शन वहाँ पर हो। लेकिन ये सर्विस लेन को लेकर भी, क्योंकि डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की मैंने मीटिंग ली थी, उन्होंने ये कहा कि जब तक सर्विस लेन नहीं बनेगी हम एनओसी नहीं देंगे। तो अगर वो सर्विस लेन बनेगी एनएचआई, क्योंकि उसके लिए साफ मना कर दिया था एनएचआई ने कि हम लोग जब तक सर्विस लाइन नहीं बनेगी तब तक हम बस स्टैंड का प्रारंभ नहीं करेंगे। उसके लिए लगभग 9.25 करोड़ का एस्टिमेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजा गया है और मुझे लगता है जैसे ही एडिशनल ग्रांट्स अप्रूव हो जाएंगी उसके तुरंत बाद उसका भी टेंडर होकर 3 महीने के अंदर अंदर उस कार्य को भी कंप्लीट करा देंगे। मगर फंक्शनैलिटी जो बस स्टैंड की है वो मैं एश्योर करता हूँ कि जैसे ही पीने के पानी का कनेक्शन हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है 30 दिन के अंदर हो जाएगा, हम उसकी फंक्शनैलिटी शुरू कर देंगे और एनएच की सर्विस लेन का कार्य फिर चलता है। श्री राम कुमार कश्यप। 1177
अध्यक्ष महोदय, आपका जो पर्सन है कै का, उसमें पुलिस चौकियाँ जो हम पे सैंक्शन है वो 59 है, 77 वाहन है, और जो अनसैंक्शन है वो 270 है, 420 वाहन है। सेकंड कै जो आपका पर्सन था, 2021-22 में हमने 1443 वाहन 43,94 करोड़ की लागत से खरीदने का लक्ष्य है। इनमें 114 हल्के वाहन है व 1210 मोटरसाइकिल भी हैं जो पुलिस चौकियों को दिए गए। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो कुल चौकियां हरियाणा में हैं, पुलिस चौकियां 329 हैं, और जो हल्के वाहन उनको दिए गए हैं वो 150 हैं टोटल। तो मैं अगर उसकी टू व्हीलर की बात न करके अगर हल्के वाहन की बात करता हूं तो एक चौकी को एक हल्का वाहन नहीं आता, क्योंकि बहुत कम है। एक तो संख्या बहुत कम है, क्योंकि आज जो है कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गाड़ियों की बहुत जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल जिप्सी वगैरह की, और वो मतलब एक भी एवरेज नहीं पड़ती। इसलिए मेरा निवेदन है, इसको कम से कम एक चौकी को एक हल्का वाहन जोड़ दिया जाए। और जो ये वाहन दिए गए हैं चौकियों को, मेरे हल्के में 2 चौकियां हैं, दोनों में जो वाहन है वो बहुत पुराने हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए जो पुराने वाहन है उनको नया कर दिया जाए। दूसरा, जो आपने दूसरे प्रश्न में बताया है, मैंने पूछा था पुलिस चौकियों को वाहन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास है, तो आपने कहा हाँ। तो मैं अगर छोटे वाहन की फिर बात करता हूं, इसमें आपने कहा 114 छोटे वाहन खरीदे जाएंगे। अगर 114 छोटे वाहन ये सारे पुलिस चौकियों को भी दिए जाएं, तब भी ये एक उनको नहीं बनता। इसलिए मेरा फिर अनुरोध है, एक चौकी और पुलिस चौकी कम से कम एक छोटा वाहन उपलब्ध कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने पूछा है, हमारे पास 1200 नए मोटरसाइकिल इसमें हम खरीद रहे हैं जो दिए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल की बात जो कह रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो पहले 100 था, अब उसका 112 हो गया, 112। उस पर 630 हम पे और गाड़ियाँ हैं जो कभी भी कहीं एमरजेंसी हो जाती है, कहीं कुछ इमीडिएट कुछ एक्शन होता है तो सेंटर से होता है और उस स्टेशन को कह दिया जाता है, तुरंत जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा पूछ रहे हैं तो हमारे पास टोटल जो वाहन है हल्की श्रेणी के 2666 है। पूरे हरियाणा पुलिस विभाग के 5095 वाहन हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारी अनसैंक्शन चौकी है वो 270 है, उनमें भी 420 वाहन है। और इसके अलावा मध्यम श्रेणी के 380 हैं, भारी श्रेणी के 210 हैं, 2 पहिया 1839 अलग है। वाहन की कोई कमी नहीं है। थैंक यू। श्री नीरज शर्मा जी। मंत्री जी, स्थानीय निकाय में। अध्यक्ष जी, कै और खे श्रीमान जी, ये प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार ने इस मामले से संज्ञान लेते हुए राज्य सतर्कता विभाग हरियाणा को पत्र क्रमांक 52/45 2020 5/11 दिनांक 5/2/2021 के तहत इस मामले की जांच के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय था भ्रष्टाचार का, और मैं चाहूंगा विशेष तौर पे संज्ञान लें कि भ्रष्टाचारियों के कदम इतने बढ़ चुके कि पहले तो ये जिले में हम जनप्रतिनिधियों को बहकाते थे, अफसरों को बहकाते थे। आज ये बहुत दुख की बात है कि पूरे के पूरे सदन को बहकाया जा रहा है। शायद किसी ने मेरा प्रश्न सही से नहीं पढ़ा। मेरा खा पाठ था, नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए। नीचे से लेके ऊपर तक ये जवाब बनता है, ब्रीफिंग होती है, इस विषय के ऊपर सरकार द्वारा एक प्रश्न भी नहीं किया गया। मैं तो फिर सप्लीमेंट्री कहां से पूछूंगा। मेरा जो प्रश्न था कि सतबीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी को आपने बिना उसके पैसे दे दिए, उसका आपने जवाब दिया, विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। पर मंत्री जी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए, इसका कोई जवाब नहीं था। और दूसरा, मंत्री जी, अध्यक्ष जी, जो अध्यक्ष जी छोटे भाई ने कहा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसके मुकदमा है,
उसकी इंक्वायरी चालू है। मंत्री जी, मैंने सतबीरा की बात नहीं करी, मैंने पूरे नगर निगम फरीदाबाद की बात करी है। नगर निगम फरीदाबाद में सिर्फ यही एक भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। मैं विधायक जी से कहूंगा, आप फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, आपने ठीक है का पूछा, उन्होंने जवाब दिया, आप जवाब दे रहे हैं। मतलब इतने खुला कि भ्रष्टाचार जब कोई पर्टिकुलर लेकर के आएंगे तो उसके ऊपर सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे। जो आपने सतबीर कंस्ट्रक्शन का कहा, उन्होंने जांच पहले करवा दी। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक 7/7/2020 से महेंद्र पार्षद और सुरेंद्र अग्रवाल पार्षद, दीपक यादव पार्षद, दीपक चौधरी पार्षद और आयुक्त नगर निगम को बिना कार्रवाई का 1 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की शीर्ष शिकायत दी गई थी, और जिसमें लेखा विभाग के पात्र क्रमांक 3001 दिनांक 28/5/2020 को सूचना अधिकांश पार्षदों द्वारा किए गए विचार विमर्श के अनुसार यह पाया गया विभिन्न वार्डों में बिना कार्य के करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। उनके वार्डों में ये काम नहीं कराया गया। शिकायत आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद के मामले की जांच के लिए कार्यालय के आदेश क्रमांक 2041 दिनांक 9/7/2020 तहत के संयुक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता और क्षेत्रीय और कराधान अधिकारी की एक समिति गठित की है। आयुक्त और नगर निगम फरीदाबाद के क्रमांक 3190 दिनांक 13/8/2020 के तहत मनमोहन गर्ग मेयर, अजय बैसला पार्षद को भी गठित समिति में शामिल किया गया है। गठित समिति के द्वारा जांच आंतरिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सरकार ने इस मामले संज्ञान लेते हुए पत्र क्रमांक 52/45/2020 5/11 दिनांक 5/2/2021 के माध्यम से राज्य सतर्कता विभाग के हरियाणा के मामले की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य सतर्कता विभाग द्वारा अपने स्तर पर जांच की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, नहीं भाई, मेरा ही नहीं खत्म हुआ, 1 मिनट। नीरज जी हो गया। नहीं अध्यक्ष महोदय जी, उन्होंने जवाब दिया, सदन को गलत जवाब दिया। मैं बताऊं तो सही कि हकीकत क्या है। नहीं, आपने जो पूछा था प्रश्न, हाँ जी, सतबीर कंस्ट्रक्शन का था। हाँ, देखिए वो उन्होंने कहा कि वो विजिलेंस को दे दिया है। हाँ। नंबर 2। दूसरा था नगर निगम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार का कोई पर्टिकुलर केस लेकर के आओगे तो पता लगेगा। सर नगर निगम में इतने सारे भ्रष्टाचार हैं, जब कहीं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो जाए तो कोई चेक बैलेंस तो करना पड़ेगा ना सर। उसका लिख के दो। अच्छा सर, जो मंत्री जी ने बोला उसकी बात तो सुन ले आप 1 मिनट। ये बहुत अहम मुद्दा है। ये हरियाणा में क्या, 1 मिनट, हमने सीएजी की रिपोर्ट का गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला सीएजी सब ऑडिट कराएंगे और ये भरोसा रख कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जो मंत्री जी ने रिपोर्ट का हवाला दिया 19 मार्च 2021 का, उसके अंदर फरीदाबाद आयुक्त ने चंडीगढ़ में लिखा कि इसी अफसर के खिलाफ FIR हो। विजिलेंस तो सर 2000। अध्यक्ष जी, जो ये शिकायत की गई है, इसमें सरकार ने केक का जो इसी मुद्दे पे मैं बोल रहा हूँ। मुझे अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का मौका चाहिए। मैं भी फरीदाबाद नगर निगम में रहता हूँ। मेरा कहना है जी, जो सरकार ने निर्णय लिया केक का, बहुत अच्छा निर्णय है। एक सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूँ कि 200 करोड़ का मसला है, GST विभाग से भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। क्योंकि ये GST 18% और 12% कंस्ट्रक्शन में लगता है। तो मैंने पहले भी सुझाव दिया था, खाली नगर निगम के अलावा GST डिपार्टमेंट भी, यहाँ बैठे हैं हमारे दुष्यंत चौटाला जी, इमीडिएटली ऑफिसर्स को बोलें और उनसे भी इसकी विभाग से जांच कराएं, तो इसमें बहुत कुछ हमारे को सच्चाई पता लगेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। श्री असीम गोयल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, हाँ जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान आजकल जो एक विषय, एक समसामयिक विषय जिसने हरियाणा को कलंकित करने का काम किया, एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा, हम आज सत्ता में हैं,
और दूसरे लोग। तो बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेसी विधायक जगबीर मलिक ने रोजगार पर सवाल पूछा। सरकार ने कितना रोजगार दिया है, जगबीर मलिक ने ये सवाल उठाया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार ने कितना रोजगार दिया, इसकी पूरी जानकारी दें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए 10,556 पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 1440 नौकरियां देंगे। तो एक बार फिर से रोजगार का मुद्दा उठा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि विधायक नीरज शर्मा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रोजगार के जितने भी साधन हैं और जो भी चीजें हो रही हैं उसका जीएसटी निकाला जाए, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विधायक नीरज शर्मा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और उसके साथ ही रोजगार का मुद्दा भी उठा। खबरें जारी रहेंगी, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फटॉनिक हेम पुष्पा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को विधानसभा में श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पढ़ा शोक प्रस्ताव। सदन में 2 मिनट का मौन। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही में उठा टीचर्स की कमी का मुद्दा। विधायक मामन खान ने नूंह में भेदभाव का लगाया आरोप। शिक्षा मंत्री बोले नूंह में विकास की नहीं रहने देंगे कोई कमी। पेपर लीक मामले में पुलिस की बड़ी सफलता। जम्मू कश्मीर से 3 और आरोपी गिरफ्तार। आज कैथल लाए जाएंगे आरोपी। करनाल में चोर गिरोह का पुलिस पर शिकंजा। बाइक चोरी करने वाली 3 आरोपी गिरफ्तार। 18 मोटरसाइकिलें बरामद। पार्किंग में खड़े वाहनों को निशाना बनाते थे आरोपी। और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं। अब से थोड़ी देर में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में वहां पर आमजन भी शामिल हुए। इसके साथ ही कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी के दिग्गज नेता भी इस दौरान वहां पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी आज नम आंखों से कल्याण सिंह को अंतिम विदाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल्याण सिंह बेहद ही सादगी पसंद व्यक्ति थे। उन्होंने सदैव बीजेपी के लिए काम किया। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं मरते दम तक बीजेपी के साथ रहूंगा और इसके बाद अगर मेरी मौत हो तो मुझे बीजेपी के तिरंगे में ही लिपट कर भेजा जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं और सभी की आंखें नम है। कल्याण सिंह आज भी अपने हाथों से ही बना खाना खाया करते थे। उन्हें लहसुन की चटनी बहुत पसंद थी। उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म किया। इसके साथ ही राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया। बुलंदशहर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां कल्याण सिंह को आखिरी विदाई दी जा रही है। यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह को सभी नम आंखों से आखिरी विदाई दे रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान आम जनता के पहुंचने की भी अलग से व्यवस्था की गई है। आम लोग भी उनका दर्शन कर सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं और सभी उनके दर्शन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन होंगे। तो बुलंदशहर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर लोग मौजूद हैं बड़ी संख्या में और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वीआईपी के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, जबकि आम जनता के लिए एक अलग व्यवस्था। माना जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख की संख्या में यहाँ पर लोग जुटेंगे जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे। और एक ओर से मीडिया एक तरफ आ जाए। आपको बता दें कि बुलंदशहर जनपद के नरोरा गंगा घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए उनका पार्थिव शरीर वहां पहुंचा है। अंतिम संस्कार में कई बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब कल्याण सिंह को आखिरी विदाई दी जा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर महामहिम राष्ट्रपति की ओर से पार्थिव शरीर के ऊपर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री भरत सिंह। एक संस्था नहीं और वो एक आंदोलन थे। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण उनका एक बहुत बड़ा संकल्प था और ये संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हमने एक ऐसे नेता को खो दिया जिन्होंने सदैव ही जन कल्याण के लिए कार्य किए, जो हमेशा ही तत्पर रहे। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि राम मंदिर निर्माण के लिए एक बार तो क्या, मैं हजारों बार अपनी कुर्सी को ठुकरा सकता हूं, क्योंकि राम मंदिर की सत्ता ज्यादा जरूरी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।